गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं विश्व के प्रमुख संविधान या प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, और इसमें अभी अपन बात कर रहे हैं चीन के संविधान की। इससे पहले के वीडियो में चीन के संविधान से संबंधित चीनी संविधान की विशेषताएं, उसकी कांग्रेस यानी कि वहाँ की संसद और कांग्रेस की स्थायी समिति, इसके संबंध में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, राष्ट्रपति। अगर हम चीनी राजनीतिक व्यवस्था में, चीनी गणराज्य में राष्ट्रपति के पद की बात करें तो चीनी गणराज्य में राष्ट्रपति का पद मात्र औपचारिक है। औपचारिक इसलिए कि संविधान जो है शक्तियों का इस प्रकार से अलग अलग पदों में, अलग अलग संस्थाओं में बंटवारा करता है। और दूसरी बात, चीन में अलग अलग संस्थाएं अपने आप में शक्तिशाली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चीन की शासन व्यवस्था की जो धुरी है वो है साम्यवादी दल। इसलिए सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि साम्यवादी दल में किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या स्थिति है। अगर साम्यवादी पार्टी का कोई प्रथम श्रेणी का व्यक्ति, प्रथम श्रेणी का नेता राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति का पद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस पद को धारण कर लेता है जिसकी चीन के साम्यवादी दल में कोई महत्वपूर्ण भूमिका या पद नहीं है, तब चीन का राष्ट्रपति मात्र औपचारिक और रस्मी बनकर रह जाता है। एक बात और, हम वर्तमान में जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो चीनी क्रांति 1949 के बाद चौथा संविधान है। सबसे पहला संविधान 1949 की क्रांति के बाद बना 1954 में, फिर दूसरा 1975 में, तीसरा 1978 में और चौथा 1982 में। अभी वर्तमान में जो संविधान लागू है वो 1982 का चौथा संविधान है। 1954 का जो पहला संविधान था उसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन था और राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई थी। लेकिन 1975 और 1978 का जो संविधान था उस संविधान में इस पद को समाप्त कर दिया गया था। इस पद यानी कि राष्ट्रपति के पद को। इसका मतलब यह है कि 1975 और 1978 के संविधान के अनुसार जो राजनीतिक व्यवस्था चीन में लागू थी उस व्यवस्था में कहीं पर भी राष्ट्रपति का पद नहीं था। और 1982 में जो नया संविधान लागू किया गया यानी कि वर्तमान का संविधान, इस संविधान में इस पद को पुनर्जीवित किया गया है। यानी कि 1954 के पश्चात 1982 में जो संविधान लागू हुआ इसमें पुनः राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया 1975 में और 1978 में उनके संविधान में राष्ट्रपति का पद नहीं था। जहाँ तक राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की व्यवस्था और उनकी योग्यताओं का सवाल है, चीन का संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नेशनल पीपुल कांग्रेस करती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस मैं पहले ही बतला चुका हूं कि वहां की एक सदनीय व्यवस्थापिका या एक सदनीय संसद है। इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि विश्व में जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं वहां संसद द्विसदनीय होती है, संसद के 2 सदन होते हैं। लेकिन चीन में संसद एक सदनीय है और संसद का एक ही सदन है जिसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस करती है और 5 वर्ष के लिए करती है। कांग्रेस इसे समय से पहले हटाने का अधिकार भी रखती है, यानी कि चूंकि कांग्रेस ही राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है तो आवश्यक परिस्थिति होने पर, आवश्यक दशाओं के इस आधार पर, भ्रष्टाचार, देशद्रोह आदि जैसे आरोपों के आधार पर कांग्रेस कभी भी समय से पहले राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। एक और यहाँ पर व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसका मतलब एक बार अगर कोई राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो दोबारा भी चुना जा सकता है, लेकिन तीसरी बार चुनने का प्रावधान चीन के संविधान में नहीं है। और एक खास बात इस बारे में बतला दूं आपको कि हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया है चीन के संविधान में, और वर्तमान जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन्होंने
अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के लिए पात्र घोषित कर दिया। आजीवन यानी कि वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इससे पहले 2012 में वो राष्ट्रपति चुने गए थे। 2012 का उनका कार्यकाल पहला कार्यकाल था। फिर उसके बाद 2017 में दूसरे कार्यकाल के लिए भी वो राष्ट्रपति चुने गए थे और इनका ये दूसरा जो कार्यकाल है 2022 में पूरा होने वाला है। इससे पहले ही उन्होंने संविधान में संशोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था कर ली। ये जो प्रावधान था कि एक बार व्यक्ति अधिकतम 2 बार के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, इस प्रावधान को उन्होंने समाप्त कर दिया और ये व्यवस्था भी कर ली कि वो आजीवन इस पद पर रह सकता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए जो निश्चित योग्यताएं हैं वो ये कि वो चीन का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 45 वर्ष हो और उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो। ये 3 योग्यताएं, चीनी नागरिक होना, 45 वर्ष की आयु प्राप्त होना और मताधिकार प्राप्त होना, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इन योग्यताओं को पूरा करता है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है और वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा करता है। यदि उपराष्ट्रपति पद भी किसी कारण से रिक्त हो जाए तो कांग्रेस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। और यदि दोनों ही पद रिक्त हो, यानी कि राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी दोनों ही पद रिक्त हो, तो कांग्रेस दोनों पदों का निर्वाचन करती है। निर्वाचन से पूर्व, यानी कि जब तक निर्वाचन नहीं हो जाता, पद रिक्त है, उससे पूर्व स्थायी समिति का अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद संभालता है। जब दोनों ही पद रिक्त हो और चुनाव करने का दायित्व चूंकि कांग्रेस पर है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति के समस्त दायित्वों का निर्वहन स्थायी समिति के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। जहाँ तक राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात है, इनका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 में किया गया है। हम संक्षिप्त तौर पर उनकी शक्तियों की चर्चा करते हैं। पहला, कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति। इसके बारे में मेरे वीडियो पहले ही आ चुके हैं। कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका, एक सदनीय व्यवस्थापिका, इसके लिए अलग से वीडियो आया है। और स्थायी समिति जो कि कांग्रेस के अवकाश काल में रहने पर उनके समस्त दायित्वों को पूरा करती है। ये दोनों ही अलग अलग संस्थाएं हैं। कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार कानूनों व अध्यादेशों की घोषणा करना, यानी कि कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति जो भी समय समय पर निर्णय करती है, जो भी कानून बनाती है, जो भी अध्यादेश जारी करती है, उनकी घोषणा करने का दायित्व चीनी राष्ट्रपति के पास है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस वहाँ की एक सदनीय व्यवस्थापिका, एक सदनीय संसद है। इसका वर्ष में मात्र एक अधिवेशन होता है, सिर्फ 14 दिनों के लिए। इसके अलावा वो अधिवेशन में नहीं रहती, सत्र में नहीं रहती। और उस दौरान जब अधिवेशन में नहीं होती तो उनके समस्त कार्यों, समस्त शक्तियों, समस्त दायित्वों का जो निर्वहन है वो स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि संसद की कार्यकारी संस्था स्थायी समिति है। और ये संसद जब अधिवेशन में नहीं होती तो उनके समस्त कर्तव्यों को यही संपादित करती है। जो दोनों संस्थाएं जो भी कार्य करती है उनकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य पार्षद जो होते हैं वो राज्य परिषद के सदस्यों को कहा जाता है। अन्य मंत्रियों, महालेखा परीक्षक तथा राज्य परिषद के सचिव को नियुक्त करना व पद से हटाना, ये दायित्व भी राष्ट्रपति का है। ये जो भी नाम दिए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उप प्रधानमंत्री, चाहे राज्य परिषद के सदस्य यानी कि राज्य पार्षद, चाहे राज्य परिषद के अन्य सदस्य जिनको मंत्री कहा जाता है वो मंत्री हो, चाहे महालेखा परीक्षक हो तथा राज्य परिषद के सचिव हो, इन समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनको पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर जो सम्मानजनक उपाधियां और राज्य पदक दिए जाते हैं उनका वितरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि इनको तय करने का अधिकार कांग्रेस और स्थायी समिति के पास है कि किन व्यक्तियों को कौन सी उपाधियां और पदक दिए जाएंगे, लेकिन वितरित करने का दायित्व राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा विशेष क्षमा के आदेश जारी करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। मैं आपको बता दूं, ये दायित्व जो है, ये जो शक्तियां हैं, ये वास्तव में कांग्रेस और स्थायी समिति की शक्तियां हैं। विशेष क्षमा के आदेश
कांग्रेस या स्थायी समिति करती है, लेकिन उनकी जो घोषणा है, जो उनके वारंट है, वो जारी करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य में सैन्य कानून व युद्ध की घोषणा करने का कार्य भी राष्ट्रपति का है। हालांकि आप एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये जो भी शक्तियां मैं आपको बतला रहा हूं, जो राष्ट्रपति की शक्तियों के रूप में, इनकी चर्चा अपने कांग्रेस की शक्तियों के रूप में भी कर चुके हैं और इनकी चर्चा हम स्थायी समिति के शक्तियों के रूप में भी कर चुके हैं। वास्तव में ये जो कार्य है वो कांग्रेस और स्थायी समिति के कार्य हैं, लेकिन इन कार्यों को अंजाम देना जिसके मार्फत होता है, जिसके द्वारा होता है, वो राष्ट्रपति है। चाहे कांग्रेस कोई भी कार्य करे, चाहे स्थायी समिति कोई भी कार्य करे, राष्ट्रपति के नाम से कार्य करेगी और राष्ट्रपति इनकी घोषणा करता है। इसलिए सैनिक कानून व युद्ध की घोषणा करने का दायित्व भी राष्ट्रपति का, हालांकि ये कार्य स्थायी समिति और संसद यानी कि कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विदेश संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व भी राष्ट्रपति का है। कहीं पर भी किसी भी देश में चीन के प्रतिनिधि के रूप में जाना हो, कहीं प्रतिनिधित्व करना हो, जैसे किसी देश की यात्रा पर या संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो चीन का राष्ट्रपति अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, यानी कि दूसरे देश के जो राजदूत वगैरह आते हैं, जो राजनयिक वगैरह आते हैं, उनका स्वागत करने का दायित्व भी राष्ट्रपति का है। जो भी राजदूत आएगा वो सबसे पहले राष्ट्रपति को ही अपना वारंट प्रदान करेगा, राष्ट्रपति ही उसको अनुमति देगा और राष्ट्रपति ही उनको कार्य ग्रहण करवाएगा। इसलिए वो समस्त प्रतिनिधि, राजनयिक प्रतिनिधि राष्ट्रपति के पास ही आते हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना व वापस बुलाना, जिस प्रकार से दूसरे देश अपने प्रतिनिधि को चाइना में भेजते हैं, उसी प्रकार से चीन भी अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में राजदूत के रूप में नियुक्त करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना और उनको उनके पद से हटाना, यह दायित्व भी राष्ट्रपति का ही है। इसके अलावा विदेशों से की गई संधियां और समझौतों की पुष्टि करना और उन्हें रद्द करना, ये कार्य भी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही करता है। हमने ये जो 9 कार्य राष्ट्रपति के देखे, वास्तव में ये समस्त कार्य कांग्रेस और स्थायी समिति के हैं, लेकिन ये दोनों ही संस्थाएं जो भी कार्य करेगी राष्ट्रपति के नाम से करेगी। इसलिए ये कार्य राष्ट्रपति के द्वारा, या हम यूँ कहें कि राष्ट्रपति के कार्य हैं। इनकी घोषणा करना, इनको प्रमाणित करना, इन पर हस्ताक्षर करके इनको मान्यता प्रदान करना, ये समस्त कार्य राष्ट्रपति करता है। अगर अपन चीनी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति देखें तो हमें कुछ और ही चीज़ का एहसास होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है, यानी कि संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान नहीं करता, केवल औपचारिक प्रदान करता है। जैसे कि ये मैंने बताया आपको, ये कार्य वास्तव में राष्ट्रपति के नहीं है बल्कि कांग्रेस या स्थायी समिति के, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे कि भारत में समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से करता है। और राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान मंत्रिमंडल है। ठीक उसी प्रकार से चाइना में राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान है और वास्तविक रूप से ये शक्तियां कांग्रेस और स्थायी समिति के पास निहित है। वह सभी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं वरन कांग्रेस व स्थायी समिति की इच्छा से करता है, यानी कि जो भी कार्य उसको कांग्रेस और स्थायी समिति सौंपती है, जो दायित्व उसको प्रदान किए जाते हैं, राष्ट्रपति केवल उनको हस्ताक्षर करके मान्यता प्रदान करता है, प्रमाणित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास वास्तव में देखा जाए तो कोई शक्तियां नहीं है। संविधान केवल एक रस्मी मात्र, एक औपचारिक प्रधान की नियुक्ति राष्ट्रपति के रूप में करता है। वास्तव में देखा जाए तो उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है वो व्यक्ति वास्तव में साम्यवादी दल में किस स्तर का नेता है, किस स्तर की भूमिका वो निभाता है। जैसे साम्यवादी दल में उसकी स्थिति होगी वैसे ही राष्ट्रपति के रूप में उसकी स्थिति होगी। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। यानी कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो साम्यवादी पार्टी में प्रथम श्रेणी का नेता, सर्वोच्च स्तर का नेता है, और वो राष्ट्रपति बन जाता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, अन्यथा राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली नहीं होगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो वर्तमान में चीन के सर्वोच्च नेता भी हैं, चीन के राष्ट्रपति भी हैं,
साम्यवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय पार्टी विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। पार्टी विद्यालय का मतलब केंद्रीय जो पार्टी है उसके अध्यक्ष भी। एक साथ इतने पदों को सुशोभित कर रहे हैं शी जिनपिंग, चीन के सर्वोच्च नेता, चीन के राष्ट्रपति, साम्यवादी पार्टी के महासचिव, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय पार्टी विद्यालय के अध्यक्ष। वास्तव में एक और स्थिति है वहां पर, जैसा कि पूर्व सोवियत संघ में भी ये चीज विद्यमान थी कि जो भी व्यक्ति साम्यवादी पार्टी का महासचिव होता है वही व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो साम्यवादी पार्टी का महासचिव होना चाहिए। अगर वो महासचिव है तो वो राष्ट्रपति होगा, जिससे ये इस बात से पता भी चलता है कि शी जिनपिंग के पास एक साथ कितने पद हैं, वो इन सर्वोच्च पदों पर है और इसी कारण से शी जिनपिंग चीन के सर्वोच्च नेता हैं। वर्तमान में जो शी जिनपिंग है वो माओ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। माओ जैसा कि उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति या आजीवन अध्यक्ष घोषित किया था, उसी प्रकार से शी जिनपिंग ने भी वर्तमान में वो स्थिति प्राप्त कर ली है और वो आजीवन राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। अब ये बात उनके ऊपर निर्भर करती है कि वो 2022 के बाद कितने समय तक इस पद को धारण करता है। हालांकि ये भी एक नियम है चीन में कि 70 साल के व्यक्ति खो जाने पर या 70 साल आयु हो जाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को धारण नहीं करता। और वर्तमान जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो 70 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं और उसके बाद भी वो इन विभिन्न पदों पर स्थापित हैं और उन्होंने अपने हिसाब से मनमाना परिवर्तन भी संविधान में कर लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी लंबे समय तक शी जिनपिंग को चीन के राष्ट्रपति के रूप में हमें देखें। इसलिए चीनी राष्ट्रपति का पद जो है इस चीज पर, इस बात पर निर्भर करता है कि साम्यवादी पार्टी में उसकी क्या भूमिका है। यदि वो महत्वपूर्ण नेता है तो निश्चित रूप से वो शक्तिशाली होगा और यदि कमतर व्यक्ति है तो उसकी शक्ति सिर्फ कांग्रेस और स्थायी समिति की इच्छा पर निर्भर करेगी। तो यह है चीन का राष्ट्रपति। उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।